हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लगभग सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जानते हैं। हम ये जानते हैं कि सिंगल सेल से लाइफ की ओरिजिन होती है, सिंगल से ही लाइफ बनती है। अब बात आती है सिंगल सेल जो है, ये सिंगल सेल से बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बनते हैं। तो सेल के पास में एक प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। सेल के पास ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की सेल के पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑल सेल, सारे के सारे सेल जो हैं डिवाइड करती हैं दो में। हर पेरेंटल से डिवाइड करती है। पेरेंटल सेल से क्या बनती है, दो डॉटर सेल बन जाती हैं हर टाइम। मतलब सारी सेल लगातार हर समय डिवाइड करती रहती हैं। जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल होती हैं वो अपने आप ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, फिर वो अगली नई सेल पॉपुलेशन को अगली नई सेल बनाती हैं। इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारी सेल बन जाती हैं। दैट इज फॉर्म बाय ग्रोथ। ये किससे होती, ग्रोथ से। एंड डिवीजन ऑफ सिंगल सेल पेरेंटल सेल एंड इस प्रोजनी। तो सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड करती है, ग्रोथ करती है और प्रोजनी बनाती है। इन अदर वर्ड हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रोथ और डिवीज़न की जो साइकिल होती है, एक सिंगल सेल से ग्रोथ और डिवीज़न की साइकिल से बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल बनती हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सबकी शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। अब ये सिंगल सेल लार्जर ऑर्गेनिज्म को बनाती है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल के करेक्टर है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑल सेल, सारे के सारे सेल डिवाइड करती हैं, दो सेल बनाती हैं। हर पेरेंटल से डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाती हैं। वो डॉटर सेल लगातार फिर डिवाइड करती रहती हैं तो नई सेल बना देती हैं। इस तरीके से ग्रोथ होती रहती है, डिवीज़न होती रहती है और नई सेल बनती रहती हैं। तो ग्रोथ और डिवीज़न की जो साइकिल है सिंगल सेल से, इससे मिलियन ऑफ सेल तैयार हो जाती हैं। तो सेल साइकिल, सेल डिवीज़न जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेल डिवीज़न के समय डीएनए का रिप्लिकेशन, सेल ग्रोथ होती है। ऑल दीज प्रोसेस, मतलब डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ दोनों मिला के सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो सेल डिवीज़न को मिला के हम वो क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न का मतलब है डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। डीएनए रिप्लिकेशन प्लस सेल ग्रोथ, ये जब दोनों कहानियाँ होती हैं तब जाके उसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। तो डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस टेक प्लेस। ये डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं जिससे करेक्ट डिवीज़न हो सके और प्रोजेनी सेल बन सकें, इनके पास इंटैक्ट जीनोम हो। ये सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस में सेल डुप्लिकेट करती है, जीनोम भी डुप्लिकेट करता है, जिससे सिंथेसिस होती है और सेल के पास सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। मतलब इसी सीक्वेंस में आपका डीएनए रिप्लिकेशन, सेल ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड वे में होती है जिससे करेक्ट डिवीज़न हो सके, प्रोजनी सेल बन सके। और इसी सीक्वेंस में सेल डुप्लिकेट करती है अपने जीनोम के साथ, और सेल के और भी पार्ट और भी कंस्टिट्यूएंट और भी सेल ऑर्गेनेल डिवाइड करते हैं और दो डॉटर सेल बन जाती है। इस पूरे साइकिल का नाम है सेल साइकिल। सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो साइटोप्लाज्मिक अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसको हम सेल ग्रोथ बोलते हैं। ये कैसी प्रोसेस है, सेल ग्रोथ कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस जो है केवल एक स्पेसिफिक स्टेज में होती सेल साइकिल की, उस स्टेज का नाम क्या है, डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होती, केवल एस फेज में। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम यानी डीएनए जो है वो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड, डॉटर न्यूक्लियर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। ये डीएनए का जो रिप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है। सेल डिवीज़न में बहुत सारे इवेंट होते हैं, उन इवेंट के फलस्वरूप क्या बनता है, आपका दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये इवेंट जो हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर आते हैं। ये सारे इवेंट जो है जेनेटिक कंट्रोल के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। फेजेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के जो फेजेज हैं, एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं ह्यूमन सेल का, तो वो जो है लगभग 24 आवर्स में डिवाइड करती है। ये ड्यूरेशन सेल टू सेल वेरी कर सकती है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। ये सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी कर सकती है,
तो क्या क्या वेरी कर सकती, कहाँ कहाँ से लेकर के, पहला ड्यूरेशन ऑफ साइकिल वेरी कर सकती हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करती हैं। जैसे ईस्ट जो है, ईस्ट की जो सेल साइकिल होती है 90 मिनट की होती है। तो सेल साइकिल को दो फेजेज में डिवाइड किया गया, एक इंटर फेज होती, एक एम फेज होती। एम फेज को माइटोसिस फेज बोलते हैं। एम फेज जो है ये एक्चुअल सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है, यानी माइटोसिस। एम फेज यानी माइटोसिस जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवाइड करती है। इंटरफेज में, इंटरफेज क्या होता है, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का पोर्शन होता है। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की जो फेज होती है उसको इंटरफेज बोलते हैं। तो 24 ह्यूमन सेल का जो डिवीजन करने की जो टाइम है वो 24 आवर्स है। ह्यूमन सेल के सेल साइकिल का ड्यूरेशन 24 आवर्स है, जिनमें सेल डिवीजन लगभग लास्ट के ओनली 1 आवर, यानी लास्ट के केवल 1 घंटे में सेल डिवाइड करती है, और बाकी बचा हुआ पार्ट इंटरफेज 95% से भी ज़्यादा पार्ट रखती है। 95% से ज़्यादा पार्ट मतलब मोर देन 23 आवर्स। 23 आवर्स से भी ज़्यादा पार्ट कौन रखता है टाइम, इंटरफेज। ठीक, इंटरफेज क्या, मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। एम फेज जो है, एम फेज कहाँ से शुरू होती है, न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, यानी न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा गया। इस समय सेल तैयारी कर रही होती है डिवीजन के लिए, दोनों में तैयारी, सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन। तो इंटरफेज में सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन दोनों होता है, एक ऑर्डरली मैनर में होता है। इंटरफेज को 3 फर्दर फेजेज में डिवाइड किया गया है, गैप जीवन, गैप 1 फेज यानी जीवन फेज, एस फेज सिंथेसिस फेज, G2 फेज, गैप 2 फेज। जीवन फेज में, जीवन फेज इंटरवल होता है माइटोसिस और एस फेज के बीच का, यानी कि जहाँ से एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लगातार ग्रो करती है, लेकिन डीएनए रिप्लिकेट नहीं करता। डीएनए का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेट या रिप्लिकेट एस फेज में करता है, जहाँ पर डीएनए का अमाउंट हर सेल में डबल हो जाता है। इनिशियल अमाउंट अगर डीएनए का 2 से डिनोट किया गया तो उसको आपका 4C हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का क्रोमोसोम नंबर में बदलाव नहीं होता। एस फेज में केवल डीएनए का अमाउंट बदलता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अगर सेल डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर उसका जीवन में अगर तुम्हारा 2n है तो एस फेज के बाद भी 2n ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट जो होगा 2C से 4C हो जाएगा। एनिमल सेल में एस फेज के समय डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, उसी समय सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता साइटोप्लाज्म में। G2 फेज के समय प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, प्रोटीन बनाई जाती हैं माइटोसिस के लिए, और सेल लगातार ग्रो करती रहती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यूस टू ग्रो ऑल देयर लाइफ। तो किस तरीके से प्लांट और एनिमल लगातार ग्रो करते रहते हैं, वो डिवीजन होता है हमारा कौन सा, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन से लगातार उनमें से डिवाइड करते रहते हैं। डू ऑल सेल इन प्लांट डिवाइड ऑल टाइम, नहीं। क्या सारी सेल प्लांट की डिवाइड करती, नहीं। तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू दो तरीके की होती हैं, तो कुछ सेल डिवाइड करती हैं, कुछ सेल नहीं डिवाइड करती। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड ऑल प्लांट एंड एनिमल, ऐसा नहीं है, सारी सेल नहीं डिवाइड करती। कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग सेल्स दैट आर डिवाइड ऑल देयर लाइफ। उन सेल का नाम है प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं हायर प्लांट में। डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नो। क्या एनिमल के पास कोई ऐसा होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एडल्ट एनिमल में कुछ सेल होती हैं जिनके पास में डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, जैसे हार्ट सेल। ये और बहुत सारी ऐसी सेल होती हैं जो समय आने पर डिवाइड कर सकती हैं। नई सेल पुरानी सेल को रिप्लेस कर सकती हैं, जैसे किसी कहीं इंजरी हो गई और सेल डेथ हो गई हो तो उस समय कुछ सेल डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी को गेन कर लेती हैं। ऐसी सेल जो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं वो G1 फेज से निकल करके G0 फेज में चली जाती है। G0 फेज जो होती इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है, क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। सेल जो है इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन लंबे समय तक प्रोलिफरेट नहीं करती। कब तक, वो डिपेंड करती कब डिवाइड करेगी, जब ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होगी।
एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन केवल डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है, और कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे आपका क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। हैप्लॉइड सेल जो है माइटोसिस से डिवाइड करती हैं, जैसे मेल हनी बी। हैप्लॉइड सेल माइटोसिस से डिवाइड करती हैं जैसे मेल हनी बी। प्लांट में माइटोटिक डिवीजन होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में, ठीक है। और क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बनता है, ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ पे क्या दिया गया, ओनियन रूट टिप की जो सेल होती है माइटोसिस से डिवाइड करती हैं, और इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं। तो ओनियन के पास में डिप्लॉइड कितना होता है, 16 क्रोमोसोम होता है। हैप्लॉइड कितना होगा आपके पास, हैप्लॉइड कितना होता है, 8 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू 8 हो जाएगा, ये क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल सेल एंड जीवन फेज, जीवन फेज में कितना होगा क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता, तो जीवन फेज में कितना हो जाएगा, जीवन फेज में 2n ही रहेगा, मतलब 16 ही रहेगा। इस फेज में कितना रहेगा, सेम रहेगा, 16 ही रहेगा, ठीक है। इस फेज में अगर डीएनए के अमाउंट 2c है, ठीक, इस फेज में डीएनए के अमाउंट अगर 2c है, तो इस फेज में डीएनए के अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4c हो जाएगा। और G2 फेज में क्रोमोसोम 2n ही रहेगा, यानी 16 ही रहेगा, और इसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। और अगर एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज में क्रोमोसोम का नंबर बदल सकता है, वो डिपेंड करता है कि मियोसिस हो रही या माइटोसिस हो रही है। तो G1 से G2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो आफ्टर क्या बोला है, क्रोमोसोम विल द सेल हैव जीवन फेज में कितना होगा, 16 ही होगा। एस फेज में कितना होगा, 16 ही रहेगा। आफ्टर एम फेज के बाद में आधा हो जाएगा, ठीक है, या सेम हो जाएगा। अगर माइटोसिस हो गया तो सेम रहेगा, क्रोमोसोम डॉटर सेल में बराबर बराबर डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। अगर मियोसिस हुआ तो हाफ हो जाता है। व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल जीवन फेज में डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, 2c मान लेते हैं। तो एस फेज के बाद कितना होगा, 4c। G2 में कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बोला भी है कि अगर उसका एम फेज के बाद में अगर उसका डीएनए कंटेंट 2c है तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए एम फेज देख लेते हैं। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड माना गया है। इसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वर्चुअल आर कंपोनेंट ऑफ सेल्स, सारे सेल के कंपोनेंट का रियल में यहीं पे रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में और प्रोजनी में सेम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजनी में सेम होते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस जो है ये 4 स्टेजेस में न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस में होती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन कैसी प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है, जो वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेज। तो यहाँ पर जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्लियर कट लाइन नहीं बनाई जा सकती हैं स्टेजेस में। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस हैं, पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, चौथी टीलोफेज होती। तो प्रोफेज देख लेते हैं। तो प्रोफेज जो है ये पहली स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज होती है। उसके बाद में एस आती, G1 आती। तो कहानी चलती है G1 से एस से G2 के बाद में एम फेज आती है। ये इसकी सेल साइकिल की कहानी होती है। फिर उसके बाद में फिर G1 आ जाती है। तो माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस की जो पहली स्टेज है वो प्रोफेज है। प्रोफेज के बाद एस आती, इसके बाद G2 फेज आती इंटरफेज में। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं इंटरफेज, इनको बोलते हैं इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। तो एस और G2 फेज में नया डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं बनता, सॉरी, इन एस एंड G2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटर, ठीक है। नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है लेकिन इंटरवाइंडेड होता, उलझा हुआ होता। एस फेज में नया डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है, रिप्लिकेशन होता। प्रोफेज जो है ये मार्किंग की जाती है अगर क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू हो गया है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल, ये प्रोफेज की मार्किंग है। क्रोमोसोमल मटेरियल जो अनटेंगल्ड हो जाते हैं इस प्रोसेस के दौरान में, प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन के दौरान में क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंगल्ड हो जाते हैं। सेंट्रोसोम जो है ये डुप्लीकेट करता है एस फेज में इंटरफेज की, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में।
और क्या होगा, फिर आगे डुप्लीकेट करके सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है। प्रोफेज कंप्लीट होने के बाद में उसका कैसे प्रोफेज कम इनिशिएशन आप प्रोफेज कैसे पहचानेंगे कि प्रोफेज शुरू हो गया। अगर क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेशन शुरू हो रहा है तो प्रोफेज का इनिशिएशन है। अगर प्रोफेज का कंप्लीशन कैसे चेक करेंगे, अगर क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर के एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना दिया, जिसको कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम में बन गया है क्रोमोसोम, फिर उस क्रोमोसोम को देख सकते हैं तो उसमें हमको दिखता है 2 क्रोमेटिड दिखते हैं जो एक सेंट्रोमीर से अटैच्ड होते हैं। तो माइटोटिक यानी कि प्रोफेज कंप्लीट होने का जो मार्किंग है वो क्या है, उसके पास जो क्रोमोसोम बनेगा उस क्रोमोसोम के पास में 2 क्रोमेटिड होते हैं और दोनों सेंट्रोमीर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन इंटरफेज में होता है, ठीक है। फिर डुप्लीकेट करने के बाद अब सेल के अपोजिट पोल की तरफ भाग जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ईच सेंट्रोसोम, हर सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, उनको बोलते हैं एस्टर। 2 एस्टर और स्पेंडल फाइबर मिलकर के माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। माइटोटिक अपैरेटस अगर देखने को मिल रहा है तो ये भी हमारा कंप्लीशन किसका, प्रोफेज का। माइटोटिक अपैरेटस में क्या होगा, 2 एस्टर होते हैं और क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। सेल्स प्रोफेज के एंड में जो सेल होती हैं, जब उनको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, जब प्रोफेज एंड हो चुका होता है यानी कि माइटोटिक अपैरेटस बन चुका होता है, उस समय अगर हम उस सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप दिखाई नहीं देते। मतलब प्रोफेज के एंड में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाते हैं। मेटाफेज, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर इन्वेलप, अगर न्यूक्लियर इन्वेलप पूरी तरीके से टूट गई है तो ये मार्किंग होती है माइटोसिस फेज की सेकेंड फेज, जो कि मेटाफेज होती है। तो इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते बिखरे हुए होते हैं। इस स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट मेटाफेज में। शुरू कहाँ से हुआ, प्रोफेज में। इसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं और ये सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाती है क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, जिसमें हम आसानी से क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम के शेप वगैरह हो गया, जो मेटासेंट्रिक, टीरोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक 4 तरीके के जो क्रोमोसोम का शेप होता है वो हम मेटाफेज में स्टडी करते हैं। मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पास में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं जो आपस में एक दूसरे से सेंट्रोमेर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमेर के ऊपर एक स्मॉल डिस्क शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये स्पेंडल फाइबर को जोड़ने के लिए, अटैचमेंट होने के लिए जगह देता है क्रोमोसोम से। फिर दैट आर मूव्ड, फिर वो क्या करते हैं, अपोजिट सेल के सेंटर की पोजीशन की तरफ मूव करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। तो सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर पे आ जाते हैं, 1 क्रोमेटिड, यानी कि हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड इक्वेटर पे लाइन होने लगता है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अब वो सारे क्रोमेटिड काइनेटोकोर से स्पेंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं फ्रॉम 1 पोल, यानी एक पोल से। ये हमारा पोल है तो इसका जो है एक क्रोमेटिड, इसका जो होगा एक क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड इक्वेटर इधर से जुड़ा है, एक पोल से दूसरे पोल से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या कह रहे हैं कि मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, उनके पास हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड जो है वो काइनेटोकोर के द्वारा स्पेंडल फाइबर से जुड़ता है फ्रॉम 1 पोल, और सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो इसके काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं स्पेंडल फाइबर से, वो भी अपोजिट पोल से, ठीक है। तो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज, अगर मेटाफेज में क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होने लगता तो बनते उसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज का कैरेक्टर क्या है कि स्पेंडल फाइबर जो हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं,
क्रोमोसोम जो होते हैं स्पेंडल इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं और मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हैं, यानी कि एक ही लाइन पे स्पेंडल फाइबर टू बोथ पोल, यानी कि स्पेंडल फाइबर जो है दोनों पोल से जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका क्राइटेरिया है। तो मेटाफेज का क्राइटेरिया क्या है, कैसे करेक्टर है कि पहले इसका करेक्टर क्या है कि स्पेंडल फाइबर जो हैं वो काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है, ये इसका है। तो ये हमारी क्या दिखाई गया, ये अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज है, इसमें कंडेंसेशन शुरू हो चुका है, इसमें शुरू हो चुका है और मेटाफेज में कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो है आपको क्या दिखाई दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका है लेट प्रोफेज में, डिसइंटीग्रेशन मेम्ब्रेन शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमारे सेल ऑर्गेनेल जो हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया, सभी डिसअपीयर हो जाते हैं। ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये क्या है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ये मेटाफेज हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अगला एनाफेज। एनाफेज देखते हैं। तो एनाफेज के समय हर क्रोमोसोम जो होते हैं मेटाफेजिक प्लेट से अरेंज होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं साइमल्टेनियसली दो डॉटर क्रोमेटिड में। यानी कि एनाफेज के समय क्रोमोसोम जो होते हैं मेटाफेजिक प्लेट से जुड़े होते हैं, फिर मेटाफेजिक प्लेट क्या होती उसी समय यानी मेनाफेज में स्प्लिट हो जाती है और दो डॉटर क्रोमेटिड में टूट जाती है। तो इसको बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। तो अब जो बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम ऑफ, ये बोल सकता है डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ये हम किस फेज में कहते हैं, तो बोलते बताएंगे एनाफेज में। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। हर क्रोमोसोम एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। अब हर क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जाने लगता है। तो ईच क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो डायरेक्टेड रिमेज बरकरार रहता है पोल से ही जुड़ा रहता है। इस वजह से वहाँ पे एक लीडिंग एज बन जाती है और क्रोमोसोम का जो आर्म होती है ट्रेलिंग बिहाइंड द, ठीक, तो वहाँ पे क्या करता है एक आर्म आगे एक आर्म छोटी, एक आर्म बड़ी एक आर्म छोटी हो जाती है। ठीक, लीडिंग एज विद आर्म ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। एनाफेज स्टेज जो है करेक्टराइज की जाती है किससे, एनाफेज कैसे पहचानेंगे, इसमें सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग होती है, सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग होती है, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, क्रोमेटिड जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये एनाफेज की मार्किंग क्या है, एनाफेज का करेक्ट की इवेंट क्या है, पहला सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग, क्रोमेटिड सेपरेट होकर के अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये हमको जो डायग्राम दिया गया है ये एनाफेज का दिया गया है, ये एनाफेज का स्प्लिट होकर के यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बनी थी जो अपोजिट की तरफ खींच करके अपोजिट पोल पे चले गए क्रोमोसोम। अब अगली आती स्टेज टीलोफेज। टीलोफेज क्या है, ये कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज होती है। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज क्या होती है, टीलोफेज होती है। ठीक है, दैट इज टीलोफेज। यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, और अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम पहुंच चुके होते हैं, वहाँ पर दोबारा डीकंडेंस होते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं। कि क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कब करते हैं, टीलोफेज में। इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो होता है लंबे समय तक नहीं देखा जा सकता है। ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल गेट्स कलेक्ट एट ईच ऑफ टू पोल, तो क्रोमेटिन मटीरियल जो होता है वो दो पोल पे कलेक्ट होने लगता है। इस स्टेज में हमको कौन कौन से इवेंट देखने को मिलते हैं कि इसमें क्रोमोसोम क्लस्टर के फॉर्मेट में पाया जाता है अपोजिट स्पिंडल पोल में। अब यहाँ पे जो है क्रोमोसोम जो होता है अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है क्रोमोसोम क्लस्टर के राउंड बनने लगते हैं हर पोल पे, जो कि दो डॉटर न्यूक्लियाई आगे चल के बनाते हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा बनने लगते हैं। साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस जो है नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम, माइटोसिस में केवल क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन ही नहीं होता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, इसके अलावा दो डॉटर सेल में सेपरेशन भी होता है। मतलब साइटोप्लाज्म का भी केवल न्यूक्लियस ही दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, उसके अलावा सेल का साइटोप्लाज्म भी दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस के एंड पे डिवीजन कंप्लीट हो जाता है।
एनिमल सेल में डिवीजन जो होता है वो फरो फार्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उससे सेल डिवाइड करती है। एनिमल सेल में फरो फार्मेशन से डिवाइड करती है। और जो प्लांट में होता है, प्लांट में क्या बनाता है, क्या कहते हैं, सेल प्लेट फार्मेशन होता है। प्लांट में सेल प्लेट फार्मेशन होता है। ठीक है, तो फरो धीरे 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 डिपेंस होता जाता है। और फरो फार्मेशन कहाँ होता है, पेरीफेरी टू सेंटर। ये पेरीफेरी टू सेंटर होता है, अल्टीमेटली सेंटर पे ज्वाइन कर जाता है, दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। तो फरो फार्मेशन सेंटर टू पेरीफेरी टू सेंटर होता है, प्लेट फार्मेशन सेंटर टू पेरीफेरी होता है। प्लांट सेल में भी रिलेटिव एक्सटेंसिबल सेल वाल होती है। तो इसमें सेल वाल में क्या होगा, फिर साइटोकाइनेसिस मैकेनिज्म इसमें थोड़ी अलग होती है। इसमें जो सेल वाल जो फार्मेशन होता है, प्लांट सेल में जो वाल फार्मेशन होगा वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होती, आउटर की तरफ होती, लेटरल वॉल में। तो इसमें नई जो सेल वाल बनती है वो सिंपलर प्रिकर्सर होता है, जिसको बोलते हैं सेल प्लेट, जो क्या है, जो मिडिल लैमिला को रिप्रेजेंट करता है, जो दो एडजेसेंट सेल की वाल के बीच का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मिडिल लैमिला। यही इसकी सेल प्लेट होती। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के समय आर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, दो डॉटर न्यूक्लिया में किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो इन कुछ आर्गेनियम में कैरियोकाइनेसिस जो कैरियोकाइनेसिस होती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस जो है साइटोकाइनेसिस के द्वारा फॉलो नहीं की जाती, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो चुकी लेकिन सेल डिवाइड नहीं की। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, जो कि आपको लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया गया हमको, ये जो दिया गया है वो टीलोफेज का दिया गया है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर हो चुका है और पोल क्रोमेटिड जो है अपोजिट पोल पे हैं। ये इंटरफेज में ये इंटरफेज की दो सेल डिवाइड कर चुकी हैं। अब यही फरो फार्मेशन हो जाएगी। एनिमल होगा तो फरो फार्मेशन, प्लांट होगा तो सेल प्लेट फार्मेशन से दो सेल तैयार हो जाएंगी। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस जो है ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉइड सेल में। माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होगी, लेकिन कुछ जो लोअर प्लांट हैं और कुछ सोशल इंसेक्टा हैं, जैसे जिनमें हेप्लॉइड सेल जो है माइटोसिस से डिवाइड करती है, हेप्लॉइड सेल माइटोसिस से डिवाइड करती हैं। ठीक है, ये डिवीज़न जो है आर्यम की लाइफ में होता है। ठीक, माइटोसिस जो है, माइटोसिस में क्या होता है, इसमें डिप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं, जिनका जेनेटिक कम्प्लीमेंट आइडेंटिकल होता है, जेनेटिक मेकअप। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी माइटोसिस की वजह से आती है। सेल ग्रोथ जो होती है, इसमें सेल ग्रोथ में जो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो है डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिस्टोर करने के लिए सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, ताकि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर हो सके, बराबर हो सके। तो इसका माइटोसिस का जो कंट्रीब्यूशन है उस सेल के रिपेयरिंग में भी है, कि अपर लेयर एपिडर्मिस की अपर लेयर हो गई, लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल, ये सब लगातार रिप्लेस की जाती रहती है। माइटोटिक डिवीजन जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता रहता, एपिकल और लेटरल कैम्बियम हो गया, जिसकी वजह से प्लांट में लगातार ग्रोथ होती रहती पूरी लाइफ लगातार प्लांट ग्रो करता रहता। अब आता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसमें ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जिसमें दो गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। अब दो ईच कंप्लीट हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हर गैमेट के पास में हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और आप हेप्लॉइड दो गैमेट मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। ठीक है, गैमीट्स आर फॉर्म्ड विद स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, गैमीट जो होते हैं स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल के द्वारा ही बनते हैं। स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, ये स्पेशल तरीके का सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर घट जाते हैं, आधे हो जाते हैं। मतलब दो थे तो डॉटर सेल में आधे आधे चले गए, हाफ हो गए, तो हेप्लॉइड, अगर डिप्लॉइड था तो हेप्लॉइड हो गया। इस तरीके के डिवीजन का नाम होता है मियोसिस। मियोसिस इंश्योर करता है हेप्लॉइड लाइफ साइकिल में, हेप्लॉइड फेज में, यानी कि हेप्लॉइड गैमीट को बनाने के लिए इंश्योर करता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हेप्लॉइड फेज में आप मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हेप्लॉइड गैमीट बनेगा। ठीक है, जबकि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉइड फेज, यानी ये बोल सकते हैं मियोसिस क्या इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल,
कि लाइफ साइकिल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज आएगी। ये मियोसिस इंश्योर करता है, जबकि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है कि डिप्लॉइड फेज दोबारा लाता है। इस तरीके से मियोसिस जो है गैमेटोजेनेसिस, प्लांट में गैमेटोजेनेसिस के दौरान में, प्लांट एनिमल में गैमेटोजेनेसिस के दौरान में होता मियोसिस, जबकि जो कि आगे चल करके हैप्लॉइड गैमेट बनाते हैं। तो मियोसिस का की फीचर क्या है? मियोसिस में दो सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं, एक न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा सेल डिवीजन। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। बट न्यूक्लियर डिवीजन मियोसिस फर्स्ट में होता है। यहाँ पे बोला है मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, सेल डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल सिंगल फेज में होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन मियोसिस फर्स्ट, ये क्वेश्चन बोल सकता है, न्यूक्लियर डिवीजन मियोसिस फर्स्ट, सेल डिवीजन मियोसिस सेकेंड। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही सिंगल फेज में होता है, कौन है? एस फेज होती है। मियोसिस फर्स्ट जो है इनिशिएट की मार्किंग की जाती है पेरेंटल क्रोमोसोम के बाद। इसमें रिप्लिकेट करते हैं और दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं एस फेज में, यानी कि क्रोमोसोम डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाता है। मियोसिस में क्या होगा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। किसके बीच में रिकॉम्बिनेशन? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में क्या क्या होगा? मियोसिस में पहले क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। दूसरा क्या है? रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसके? होमोलोगस क्रोमोसोम के। इसका रिजल्ट क्या आता है? 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं। मियोसिस सेकेंड के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं। मियोटिक जो इवेंट होते हैं वो इस तरीके से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट आ जाएगा, मियोसिस सेकेंड में सेकेंड आ जाएगा। तो 4 स्टेजेज होती हैं, फेजेज होती हैं। अब देख लेते हैं मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है जो लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोफेज के कंपेयर में मियोटिक यानी मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गर होता है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है ज़्यादा। इसमें भी इसको सब डिवाइड किया गया है 5 फेजेज में। किसके बेसिस पे? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायोकाइनेसिस। लेप्टोटीन स्टेज के समय में लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं जब उसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं। क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन जो है वो लेप्टोटीन में होता है। फिर लेप्टोटीन के बाद में सेकेंड स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट की, जिसको जाइगोटीन बोलते हैं। इस स्टेज में क्रोमोसोम क्या करेगा? पेयरिंग होना चालू करता है और इस प्रोसेस के दौरान में प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, इस एसोसिएशन के प्रोसेस का नाम सिनेप्सिस, यानी सिनेप्सिस में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। और एस पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम को बोलते हैं, यानी कि सच पेयर्ड क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो है वो आपका जो है जाइगोटीन में होता है। इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस कहाँ पे होगी? जाइगोटीन में होगी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स की से जब देखते हैं तो क्रोमोसोम सिनेप्सिस जो है उससे हमको क्या देखने को मिल सकता है कि उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में देखने को बनते हैं? जाइगोटीन में। अब ये कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं बाईवैलेंट, क्योंकि पेयरिंग से बाईवैलेंट बोलिए टेट्राड। तो बाईवैलेंट टेट्राड क्रोमोसोम कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जाइगोटीन में। ठीक है, बाद में मोर क्लियरली विजिबल होते हैं नेक्स्ट स्टेज में, यानी कि पैचेटीन जो आने वाली स्टेज है, तीसरी स्टेज जो पैचेटीन है, वहाँ पर ये जो बाईवैलेंट टेट्राड हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम ये ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। पहले की जो 2 स्टेजेज होती हैं प्रोफेज फर्स्ट की, वो बहुत छोटी होती हैं। पहले की जो 2 स्टेजेज होती, कौन 2 स्टेजेज? लेप्टोटीन, जाइगोटीन। ये क्या है? शॉर्ट लिव्ड है, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ठीक है, फर्स्ट रिलेटिव शॉर्ट लिव्ड एज कम्पेयर टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैचेटीन। इस समय पैचेटीन में 4 क्रोमेटिड होते हैं। ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम के जो 4 क्रोमेटिड होते हैं वो क्लियरली अपीयर होते हैं टेट्राड के फॉर्म में। ये बोल सकता है कि टेट्राड के फॉर्म में, ये बोल सकता है कि क्रोमोसोम जो है क्लियरली विजिबल होते हैं। और टेट्राड के फॉर्म में क्लियरली विजिबल किस स्टेज में होते हैं? तो बताएंगे पैचेटीन में। इस स्टेज में
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयरिंग होती है होमोलॉगस सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, और क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल दो होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर के समय एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है, तो ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर से क्या बनता है कि क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होगा दो क्रोमोसोम के बीच में। रिकॉम्बिनेशन जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन जो है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस ऑन टू क्रोमोसोम, यानी दो क्रोमोसोम की होमोलॉगस पोजीशन पे रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये एंड ऑफ पैचिटिन, तो ये रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कब होता है, पैचिटिन के एंड में, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कियाजमेटा। तो डिप्लोटिन के शुरुआती समय में क्या होगा, जो जाइगोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, तो डिप्लोटिन में क्या हो जाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटिन में होता है। रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम जो हैं बाईवेलेंट के, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से के साथ में। तो सेपरेशन ऑफ बाईवेलेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच अदर, ये हमारा होता है डिप्लोटिन में। केवल एक जगह पे जुड़े रह जाते हैं, क्रॉसी रहते हैं, वहाँ पे बनता है एक्स शेप स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कियाजमेटा। कुछ वर्टिब्रेटा के oocyte में डिप्लोटिन जो है लास्ट फॉर कुछ महीनों से कुछ सालों तक हो सकती है। जो मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट की जो फाइनल स्टेज है वो कौन है, डायकाइनेसिस है। डायकाइनेसिस का मार्किंग क्या होती है कि जो कियाजमेटा डिप्लोटिन में बना है ये टर्मिनलाइज्ड हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। इस फेज के समय क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं, मियोटिक स्पिंडल जो है वो तैयार हो जाता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेशन के लिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेपरेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता माइटोटिक स्पिंडल, और क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं। डायकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। डायकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक होने लगता है, और डायकाइनेसिस जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायकाइनेसिस जो है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। फिर अगला आता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में बाईवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं जो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है अपोजिट पोल पे स्पिंडल फाइबर के साथ में जुड़ जाता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ में माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से जुड़ जाता है स्पिंडल से, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं जबकि सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े रहते हैं। यानी कि एनाफेज फर्स्ट में केवल होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े रहते हैं। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस होती है, तो क्या बनता है, डायोड ऑफ सेल बनती है। तो बहुत सारे केसेज में क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो सम डिस्पर्सन, कुछ केसेज में क्रोमोसोम में अलगाव नहीं होता, डू नॉट रीच, वो अपनी एक्सट्रीम स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं इंटरफेस में न्यूक्लियस की। तो इस स्टेज में दो मियोटिक डिवीजन के बीच का पोर्शन जो होता है, दो मियोटिक डिवीजन के बीच की स्टेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, और दो एम फेज के बीच की स्टेज को बोलते हैं इंटरफेज, और दो मियोटिक डिवीजन के बीच की स्टेज का नाम है इंटरकाइनेसिस, जो कि बहुत छोटी होती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का, यानी कि इंटरकाइनेसिस में किसी भी तरीके का डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस में किसी भी तरीके का डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं है। इंटरकाइनेसिस के बाद आती है प्रोफेज सेकेंड, डायरेक्ट प्रोफेज सेकेंड आती, जो कि सिंपल होती है इससे प्रोफेज फर्स्ट से। प्रोफेज फर्स्ट बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये डायग्राम दिए गए हैं, तो क्या हुआ, तो प्रोफेज फर्स्ट होगा, ये हमको दिया गया। मेटाफेज फर्स्ट, इसमें मेटाफेज प्लेट बन रहा है, ये एनाफेज है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए लेकिन क्रोमैटिड से जुड़े हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से। ये हमारा टीलोफेज फर्स्ट हो गया। अब टीलोफेज फर्स्ट के बाद में आता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच की पोर्शन होती है इंटरकाइनेसिस। यहाँ पर किसी भी तरीके का रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस के बाद जस्ट आती प्रोफेज सेकेंड, जो कि सिंपल होती प्रोफेज फर्स्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मियोसिस सेकेंड जो है ये इनिशिएट होती इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के तत्काल बाद,
साइटोकाइनेसिस होने के तत्काल तुरंत जो है मियोसिस सेकंड चालू हो जाती है। यूजली बिफोर क्रोमोसोम, जनरली क्रोमोसोम जब पूरी तरीके से इलोंगेटेड होते हैं उससे पहले ये शुरू हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट के कंट्रास्ट में मियोसिस सेकंड जो है ये नॉर्मल माइटोसिस के जैसा होती है। इस वजह से आप मियोसिस सेकंड को भी इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोसिस के जैसा ही होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज सेकंड के एंड में। क्रोमोसोम दोबारा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। बेटा फेज सेकंड में क्रोमोसोम अलाइन होने लगते हैं इक्वेटर पे, और माइक्रोट्यूब्यूल जो अपोजिट पोल से काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। तो ठीक है। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ पे होती है, एनाफेज सेकंड में और एनाफेज में, ठीक है। यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं साथ में, ठीक है, अलाउंड, ठीक है। और सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होने के बाद में अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए बाई शॉर्टनिंग अ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर, और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो काइनेटोकोर से जो माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े हुए तो छोटे पड़ जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। टीलोफेज सेकंड, मियोसिस का जो टीलोफेज सेकंड की जो एंड है, मियोसिस एंड हो जाती है टीलोफेज सेकंड के साथ ही। यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं क्रोमोसोम के, वो दोबारा इनक्लोज कर दिए जाते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप से। फिर साइटोकाइनेसिस होती है, उसके बाद में फिर दोबारा टेट्राड बन जाती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल डॉटर सेल तैयार हो जाती हैं, ठीक है। ये हमको डायग्राम दिया गया है। तो वहाँ पे 2 सेल थी, तो एक सेल इधर प्रोफेज में एंट्री की, एक सेल इधर प्रोफेज सेकंड में एंट्री की। तो ये भी मेटाफेज सेकंड में आएगा इक्वेटोरियल प्लेट में। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। फिर 4 हमारी जो हैं हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती हैं। अब मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। मियोसिस जो है ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें क्रोमोसोम स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज कंजर्व रहते हैं। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें स्पीसीज टू स्पीसीज क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व रखने की जिम्मेदारी मियोसिस की होती है, ठीक है। ये पैराडॉक्सली इसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑर्गेनिज्म में आती है। अगर मियोसिस ना हो तो जेनेटिक वेरिएशन भी ना है। तो वेरिएशन का भी जो एवोल्यूशन में वेरिएशन पैदा करने का भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है मियोसिस की वजह से ही वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब समरी देख लेते हैं। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नई सेल होती हैं वो पहली प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाई विच दिस अकर्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जिस प्रोसेस से बनती है वो होती है हमारी सेल डिवीजन। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी शुरुआत सिंगल सेल से होती है, जाइगोट से। तो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पूरी लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल जाइगोट से ही होती है। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ऑर्गेनिज्म। मेच्योर ऑर्गेनिज्म बनने के साथ सेल डिवीजन रुक नहीं जाती है, वो लगातार पूरी लाइफ साइकिल होती रहती है, सेल डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है। द स्टेज विच थ्रू सेल पासिस फ्रॉम वन डिवीजन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। अब जब सेल होती एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में पास होती रहती है उसको बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल को 2 फेज में डिवाइड किया गया है, एक इंटरफेज होता है, एक होता है माइटोसिस फेज। इंटरफेज क्या होता है, पीरियड ऑफ प्रिपरेशन पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। इंटरफेज क्या है, इस सेल डिवीजन के लिए तैयारी करने का समय होता है। माइटोसिस एमफेज ये एक्चुअल समय है सेल डिवाइड करने का। इंटरफेज जो है ये 3 में सब में फिर से डिवाइड किया गया है, G1S G2। G1 फेज जो होती है इसमें सेल ग्रो करती है और नॉर्मल मेटाबोलाइज्ड होती है G1 में। ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो G1 फेज में ही डिप्लीकेट कर देती है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आल्सो अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल किस फेज में डिवाइड करते हैं, G1 फेज में डिवाइड करते हैं ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल। इस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम रिप्लिकेशन होता है। इस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन और क्रोमोसोम रिप्लिकेशन होता है। G2 फेज जो होती है ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है।
G2 फेज में साइटोप्लाज्म ग्रो करता है। माइटोसिस के 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है। फिर सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है। न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। स्पंडल फाइबर अपीयर होने लगते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइनमेंट होने लगते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। एनाफेज के समय सेंट्रोमेयर जो होता है डिवाइड करता है। क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। क्रोमैटिड जो है अपोजिट पोल, 2 पोल पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्रोमोसोमल इलॉन्गेशन शुरू होता है। फिर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनने लगती है। इस स्टेज का नाम होता है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोमल इलॉन्गेशन होगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। उस स्टेज का नाम है टीलोफेज। तो न्यूक्लियर डिवीजन जो है, न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन जो है उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन का नाम है कैरियोकाइनेसिस, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का नाम साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस जो इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और डॉटर सेल में सेम रहते, कंजर्व रहते हैं। माइटोसिस के कंट्रास्ट में अगर देखें अपोजिट में, तो माइटोसिस का उल्टा होता मियोसिस। तो मियोसिस जो है डिप्लॉइड सेल में होता है, माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में होता है। ठीक है, विच आर डिसेंडेंट फ्रॉम गैमिट्स। तो डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होती है, फिर आगे चल के गैमिट बनाते हैं, तो जिसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन गई। इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट फ्यूज करते हैं और क्रोमोसोम नंबर दोबारा रिस्टोर कर दिए जाते हैं पेरेंट में। ठीक है, मियोसिस में 2 फेजेज आते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस जो फर्स्ट है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होमोलॉगस क्रोमोसोम में, इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, बाइवेलेंट बनाते हैं। फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस फर्स्ट जो है लॉन्गेस्ट प्रोफेज होती है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जो है लॉन्गेस्ट होती है। इसको 5 फेजेज में डिवाइड किया गया, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मेटाफेज फर्स्ट में बाईवेलेंट, मेटाफेज फर्स्ट में बाईवेलेंट जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज सेकेंड में होमोलॉगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं विद बोथ देयर क्रोमेटिड। ईच पोल जो है हाफ क्रोमोसोम को रिसीव करता है पेरेंट सेल से। टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है। मियोसिस सेकेंड जो है माइटोसिस के सिमिलर होती है। एनाफेज सेकेंड के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और मियोसिस का एंड, मियोसिस के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट इनमें कन्फ्यूजन होती है, तो कौन सी सेल लॉन्गेस्ट है, कौन सी सेल शॉर्टेस्ट है, तो इसको याद कर सकते हैं पटमा, पटमा से ये। तो ये पी फॉर प्रोफेज, टी फॉर टीलोफेज, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज। ठीक, तो प्रोफेज क्या है, ये लॉन्गेस्ट फेज है, ये लॉन्गेस्ट फेज है। एनाफेज क्या है, शॉर्टेस्ट फेज है। एनाफेज जो है ये शॉर्टेस्ट फेज है। तो आप जो हैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट सारी चारों फेजेस को याद कर सकते हैं। पटमा, पी प्रोफेज, टी टीलोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज। तो सबसे बड़ी प्रोफेज होती है, फिर टीलोफेज, फिर मेटाफेज और सबसे छोटी एनाफेज। तो ये हमने कवर कर लिया सेल साइकिल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बायो मॉलिक्यूल में।